नमस्कार दोस्तों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारी हिंदी की जो 500 क्वेश्चन वाली जो सीरीज है वो लगातार जारी है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को जाके जरूर देखिएगा और बताइएगा वो क्लास आपको कैसी लगी, और इस क्लास को भी आप जरूर पूरा देखिएगा। इस क्लास के अंदर हम जो इसका क्वेश्चन के साथ में जो व्याख्या कर रहे हैं उन व्याख्या को आप जरूर सही ढंग से देखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो फिर व्याख्या से जरूर क्वेश्चन बनेगा, आपको देखने को मिलेगा परीक्षा के अंदर। तो आप जरूर इस क्लास को पूरा देखें। इसके अलावा आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, इसी उम्मीद के साथ में हम ज्यादा समय खराब न करते हुए आपका कीमती समय का सदुपयोग करें, इसीलिए इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, और एक चीज आप इसका भी ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर आ रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर लिखें। और इसके अलावा इस प्रश्न के बारे में आपको कोई भी जानकारी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इनमें से क्वेश्चन में काफी बार ये प्रश्न आ चुका है, तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए, आप किन समस्रोत शब्दों का अर्थ भेद क्या नहीं है, सही नहीं है। अब आपको प्रश्न सही ढंग से पढ़ना है। देखिए, यहां तो सही लिखा है, आगे नहीं है, मतलब इसका मतलब एक गलत है भैया, ठीक है ना। एक गलत है, सही नहीं है, मतलब एक गलत है। हरण का मतलब क्या चुराना होता है, एकदम सही है। हरण का मतलब चुराना ही होता है, और हरिण का मतलब मृग होता है ना, मृग होता है। हरण का मतलब चुराना, हरिण का मतलब मृग होता है। अगला देखिए, दूसरा नंबर स्रोत। स्रोत का मतलब धारा, एकदम सही है। और स्रोत मतलब कान, है ना, कान जो सुनने वाले। अब देखिए, गलती यहां पर है, गलती यहां पर है। देखिए, चीर और चीर में गलती है, क्योंकि जो चीर है, जो छोटा वाला चीर है, इसका मतलब होता है त्रिकाल, और जो चीर बड़ा वाला है इसका मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। अब देखिए, इस चीर का मतलब एक तो प्राचीन भी होता है, ठीक है, वहां दीर्घकाल लिखा है वो भी सही है। इसका हमेशा भी मिल सकता है आपको, हमेशा, प्राचीन और दीर्घकाल, ये तीनों ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ये चीर है, इस चीर का मतलब वस्त्र होता है, ध्यान रखना, वस्त्र होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक जो चीर छोटा वाला है उसका तो मतलब है आपके हमेशा, हमेशा या फिर दीर्घकाल। दीर्घकाल ये अक्सर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को जरूर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं भाई, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये फिक्स क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है ना। तो चीर छोटा वाला का हमेशा, दीर्घकाल या प्राचीन ये अर्थ हो सकता है, और चीर जो बड़ा वाला मात्रा है ये कि उसके अंदर होगा वस्त्र या फिर आप कपड़ा कह सकते हो। ये दोनों, यही यहां पर गलत लिख रखा है। यहां छोटे वाले में वस्त्र लिख दिया, बड़े वाले में दीर्घकाल लिख दिया। आपको छोटे वाले के अंदर लिखना है क्या, छोटे वाले के अंदर दीर्घकाल होना चाहिए या प्राचीन होना चाहिए। अगला है द्रव और द्रव्य। द्रव्य का मतलब तरल होता है, और द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, ये दोनों सही है भैया। द्रव छोटा वाला में देखिए, द्रव के अंदर तरल है, द्रव्य के अंदर पदार्थ है। यहां से आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं, ये छोटा शब्द है तो यहां पर छोटा शब्द है, ये बड़ा शब्द है तो यहां पर भी बड़ा शब्द है। अब ये सब याद होना चाहिए। हरण का चुराना, हरिण, मृग, स्रोत धारा, और स्रोत कान होता है। उसके अलावा चीर छोटे मात्रा वाली, जो कि जिसके अंदर तो क्या होगा, दीर्घकाल होगा। चीर बड़ी वाली के अंदर वस्त्र होगा। द्रव्य छोटा, जो कि तरल पदार्थ होता है। द्रव्य जिसके अंदर पदार्थ होता है। ये सबको आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आप इधर देखिएगा, अब कुछ एक्स्ट्रा भी लेके आए हम। जो अग होता है, उस अग का मतलब सूर्य होता है, पहाड़ होता है, या फिर अगम्य होता है। यह परीक्षा के अंदर पूछा गया है, RS 1996 के अंदर, यह परीक्षा के अंदर आ रखा है। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखे हैं, चाहे RS हो, चाहे SI हो, चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो हो, उनको तो आप जरूर देख के ही जाएं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ठीक है ना। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो देखिए, अग का मतलब सूर्य भी होता है, पहाड़ भी होता है, अगम्य होता है। लेकिन एक अज्ञ का मतलब क्या होता है, तो पाप होता भैया। क्या मतलब होता है, पाप होता है। एक और शब्द आता है अली, आली, यानी कि छोटी ई की मात्रा, चाहे अली आए चाहे आली आए, दोनों का मतलब क्या होता है, भौरा होता है। और यह भी पूछा गया है भाई, ठीक है। छोटे अले, आले दोनों का मतलब ही भौरा होता है, लेकिन बड़ी अले
बड़ी आली का मतलब सखी होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों में से तो आप आइडिया लगा सकते हैं, भौरा छोटा है, सखी हमेशा बड़ी होगी, किसी का मित्र वगैरह ना वो तो हमेशा बड़ी होगी और भौरा छोटा होगा, तो इसका आइडिया आप यहां से लगा सकते हो। मात्रा हमेशा छोटी आएगी भौरा के अंदर, और सखी के अंदर, सखी के खुद के अंदर भी मात्रा बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब अली आली के अंदर मात्रा बड़ी आएगी। अगला देखिए, इति छोटी वाली के अंदर समाप्ति होगी और इति बड़ी वाली के अंदर बाधा या फिर देवी प्रकोप होगा। यह भी परीक्षा के अंदर आ रखा है, मध्य प्रदेश की पीसीएस परीक्षा के अंदर आ चुका है प्रश्न, इसलिए इति वाला भी कहीं इंपॉर्टेंट है भैया। इति छोटे वाले का मतलब तो है समाप्ति, इति बड़े वाले का है बाधा या फिर देवी या प्रकोप। अगला देखिए, यह तो कई बार पूछा गया है, अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अविराम का मतलब है सुंदर, और अविराम का मतलब है बिना रुके, निरंतर, लगातार, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से वापस से देख लीजिएगा। अग सूर्य, पहाड़, अगम्य, अघ्य मतलब पाप है, अली छोटी वाली, अली हो चाहे आली हो, दोनों का मतलब हो रहा है। अली बड़ी वाली, क्योंकि सखी के अंदर भी मात्रा बड़ी है, तो अली आली दोनों सखी आएगा। इति छोटी है, इसका मतलब समाप्ति है, और इति बड़ी वाली के अंदर बाधा, देवी, प्रकोप। बाधा या फिर देवी या बाधा या देवी या प्रकोप, हमेशा बाधा बड़ी ही आती है, और इसका आप याद रखना इति में ई बड़ी आएगी और वो ही बाधा बड़ी आती है, और इसका मतलब इति भी बड़ी होगी, ठीक है। छोटे वाले के अंदर समाप्त, जो भी छोटा काम होगा वो तो समाप्ति होगा ना, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। अविराम हमेशा सुंदर होता है और अविराम हमेशा लगातार, बिना रुके, निरंतर चले हुए, ठीक है ना। तो इनमें से जितने भी आपको इस एक स्लाइड के अंदर लिख रखे हैं वो सारे के सारे याद होने चाहिए। यहां से प्रश्न बनता है भाई, यहां से प्रश्न बनता है। ये प्रश्न हर परीक्षा के, चाहे पटवार हो चाहे वीडियो हो, उसके अंदर भी हिंदी का जो सिलेबस के अंदर है तो उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको एसआई के अंदर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रश्न को ध्यान से याद करना होगा। तो देखिए, आप इतने शब्द एक साथ में याद कर लेना, ठीक है ना। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, अगला प्रश्न पर्यायवाची शब्द से है, और पर्यायवाची शब्द अक्सर पूछा जाता है और हर प्रश्न, और ये याद करना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम याद करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है, मतलब तीन है, एक नहीं है। क्या सरसी है या नहीं है? ये सरसी तालाब का क्या है? पर्यायवाची शब्द है, तालाब का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। यही इस प्रश्न का आंसर है, ध्यान रखना। सरसी ही क्या है? तालाब का पर्यायवाची है। आपका किसका है? नदी का है। पयस्विनी किसका है? नदी का है। तटीनी किसका है? नदी का है। आपका, पयस्विनी, तटीनी तीनों शब्द नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि सरसे तालाब का है। अब तालाब के और कौन कौन से हैं? तो देखिए, यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाएगा। तालाब के देखिए, एक सरोवर है, जलाशय है, स्तर है, पुष्कर है, पोखरा है, जलवान है, सरसी है और ताल है। ध्यान रखना, सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी और ताल, ये सभी शब्द किसके हैं? तालाब शब्द के पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए, नदी के भी साथ में और देख लेते हैं। नदी के तीन तो हो गए, आपका, पयस्विनी, तटिनी। इसके अलावा देखिए, सरिता भी नदी को बोलते हैं, तटिनी, तरिंगिणी, वाहिनी, सोत्सिवनी और सैलजा। ध्यान रखना, सरिता, तटिनी, तरिंगिणी, वाहिनी, सोत्सिवनी, सैलजा, ये भी नदी के ही पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए, यहां पर नीर शब्द लिख रखा है, नीर यानी कि जल। अब एक ट्रिक बहुत आसान काम करेगी। अब देखिए, ये नीर शब्द होता ना, जब भी पानी का जो नीर शब्द आता है, इसके आगे एक ट्रिक लगते हैं, जिससे ट्रिक क्या माने, उससे आसान याद हो जाएगा। जब इसके सामने ज लगाएं, या फिर इसके आगे द लगाएं, या फिर इसके आगे धी लगाएं। अब जगह नीर शब्द के आगे अगर ज लगा दिया तो फिर ये कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे, ठीक है ना। ये कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। जब द लगा दिया तो फिर ये बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब धी लगा दिया तो फिर ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। ये तीनों एक ही ट्रिक से याद हो जाएंगे। ध्यान रखना, जो नीर शब्द है, नीर यानी कि जल, जल शब्द या फिर जल के आगे नहीं, नीर के आगे अगर शब्द क्या लगा दिया जाए, ज लगा दिया जाए, तो बन जाएगा कमल का पर्यायवाची। ज का मतलब जन्म लेने वाला, ठीक है ना, यानी कि जन्म लेने वाला। जैसे जलज, जल के अंदर पैदा होने वाला, जल के अंदर जन्म लेने वाला, जैसे कमल है ना। तो देखिए, ज लगाएंगे
तो फिर कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, द लगाएंगे बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे, धी लगाएंगे तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। अब देखिए यहां पर आइए, अब देखिए नीर शब्द, तो देखिए नीरज, अंबु, अंबुज, देखिए अंबु से अंबुज बन गया, ये भी कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। जल से जलज बन गया, वारी से वारिज बन गया, और जब से जुन बन गया। सॉरी यहां पर ये ज था, ठीक है ना, जुबुन, जुनूज है ना। तो देखिए नीरज हो गया, अंबुज हो गया, जलज हो गया, वारिज हो गया और जुनूज हो गया। ये सभी शब्द किसके हैं? नीर शब्द के आगे लगे के ये किसके बन गए हैं? कमल के पर्यायवाची बन गए, ठीक है ना। हालांकि ये तो ये वाला देखिए, ये जग कमल, कमल का, ये भी कमल का, ये भी कमल का और वो भी कमल का, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए ये वाले जो बन गए हैं किसके? बादल के बन गए। नीर शब्द के आगे द लगा रहा है, नीरद, पयोद, वारिद, अंबुद, ये शब्द किसके बन गए? ये ध्यान रखना, ये बन गए आपके बादल के पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। ये बादल के पर्यायवाची शब्द बन गए और ऊपर वाले बन गए कमल के पर्यायवाची शब्द। जब भी कभी नीर शब्द के आगे अगर ज लगा दोगे तो फिर वो कमल का पर्यायवाची बनेगा, और अगर द लगा दिया आगे कमल, नीर के नीर शब्द होता ना, नीर जल का, जो पानी का ये पर्यायवाची शब्द है, इनके आगे अगर फिर बाद में द लगा दिया तो फिर बादल का बन जाएगा। अब अंबु का मतलब पानी होता है, वारी, इनके आगे जब ज लगा रहे हैं तब ये बन रहा है, भाई ध्यान रखना, कमल का पर्यायवाची शब्द, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ये तो सब पानी, नीर के, नीर है, पय है, वारी है, अंबु है, ये तो पानी के हो गए ना, लेकिन इनके आगे द लगा दिया जाए तब ये बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। अब देखिए धी लगा दिया, पयोधी, जलधी, अबधी, वारिधी, निर्धी, तो फिर ये समुद्र के पर्यायवाची बन गए, ठीक है। किसके बन गए? ये समुद्र के पर्यायवाची बन गए। अब देखिए तीन आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी जल के पर्यायवाची शब्द आए तो जल के पर्यायवाची शब्दों के आगे, जल के पर्यायवाची शब्दों के आगे अगर ज लगा दिया जाए तो कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। अगर उनके आगे द लगा दिया जाए तो फिर बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। अगर धी लगा दिया जाए तो फिर वो समुद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। अब हम इसके साथ में आकाश के और याद कर लेते हैं। आकाश के अंबर, गगन, नन, नभ, यहां पर भाई नभ है, ठीक है, नभ है, व्योम है, अनंत है, आसमान है, शून्य है, तारापथ, अंतरिक्ष, अन्न, फलक, देव, खगोल और दयो, पुष्कर। यहां पर अब्र है भैया, है ना, हाँ यहां पर अब्र है, अब्र, अब्र है। तो ये ध्यान रखना, आकाश के अंबर, गगन, नभ, व्योम, अनंत, आसमान, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, अब्र, फलक, देव, खगोल, देव, पुष्कर, ये सब आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप जरूर याद रखिएगा। नीर वाला, नीर से आप पानी वाले शब्दों के आगे अगर ज लगा दिया जाए तो फिर वो कमल के पर्यायवाची, द लगा दिया जाए तो बादल के, और धी लगा दी जाए समुद्र के। ये आप ध्यान होना चाहिए। नदी के सरिता, तटिनी, तरिंगिणी, वाहिनी, स्रोतस्विनी, शिलजा, और ये वाला आपको तालाब के भी याद होने चाहिए, सरोवर, तिलाचे, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान और सरसे और ताल। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रश्न सुनिए, देखिएगा, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? वो बताइए, जो कि सभी शब्द हैं, जो विशेषण हैं दोनों, वो दोनों के दोनों संज्ञा से बन रखे हैं ना। सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है, तो ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर एक तो ये कमाना क्रिया हो गई भाई, कमाना, कमाना, कमाऊ से कमाना, कमाना से ही कमाऊ बना है, ठीक है। यहां पर शिक्षा शब्द था, शिक्षा एक संज्ञा शब्द था, लेकिन वो पूछ रहा है दोनों शब्द, मतलब शिक्षा, दोनों शब्द संज्ञा होने चाहिए और विशेषण बने होंगे। भीतर हो गया, भीतर, भीत, भीतर आप बोल सकते हो, भीतर बोल सकते हो। और यहां पर तो आप से बना है, आप एक सर्वनाम है भैया, ठीक है। अब यहां पर जरूर, यहां पर देखिए ये पीड़ा शब्द है और यहां पर दया शब्द है, ठीक है ना। ये दोनों संज्ञा शब्द हैं और संज्ञा शब्द से ही क्या बना है, आपके विशेषण बना है। इसका मतलब ये आंसर सही है। यहां पर तो व्रत शब्द है और यहां पर नीचे, नीचे, ये तो जो ये भीतर है, यहां पर जो यहां पर भीतर था, ये भीतर शब्द तो आपके क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण है उसका स्थानवाचक,
क्रिया विशेषण का स्थानवाचक है उसका परिचय दे रहा है, स्थान पूछ रहा है कि नीचे भीतर, वो स्थानवाचक की सूचना दे रहा है। क्रिया विशेषण का उदाहरण है ये दोनों, तो एक तो ये नीचेला, एक ये भीतरी, तो ये तो हो नहीं सकते, इसमें ये क्रिया आ गई, तो फिर यही सही है, इसका तीसरा ही ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और पर्यायवाची वाला एक और सवाल आ गया, और पर्यायवाची वाले सवाल इसलिए ऐड किए कि फिर ये याद होते नहीं है, और इसलिए कम मतलब 2-3 दिन हर बार जोड़ के लेके आएंगे, तब ये आपको सही ढंग से याद हो जाए ना, एक साथ में पूरे याद होने वाले है नहीं भाई, ठीक है ना, इसलिए टुकड़ा में लेके आ रहे हैं हर बार। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? मतलब एक में यह पूछ रहा है कि परस्पर दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा और अभिप्सा ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि इच्छा का ही अभिप्सा भी होता है, कामना भी होता है, अच्छा भी होता है, यह भी ध्यान रखना, मनोरथ भी होता है। उसके अलावा रात और यामिनी ये रात्रि के ही पर्यायवाची हैं, ये भी एकदम सही है, और ये ऊंट के हैं, ऊंट और करबत ये भी दोनों सही हैं। लेकिन कपोत है वो कबूतर है भैया, कबूतर है, लेकिन पिक यानी कि कोयल, ये दोनों यहां पर अलग अलग हैं, और वो यही पूछ रहा है, मतलब दोनों एक साथ में परस्पर क्या नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। कपोत अलग है, पिक अलग है। अब देखिए कबूतर के पर्यायवाची, और देखिए यहां पर ये कबूतर के हैं, कबूतर का देखिए एक तो कपोत होता है, एक रक्त लोचन होता है, एक पारावत है, एक कलरवो है, एक हारील है, एक हारित है, एक परेवा है। ध्यान रखना, कपोत, रक्त लोचन, पारावत, कलरव, हारील और हारित दोनों है, और एक परेवा है, ठीक है ना। अगला है कोयल के भी, अगले हैं कोयल का भी यहां पर अलग अलग आ रखा ना। तो देखिए कोयल का एक तो कोकिल बोला जाता है, एक है श्यामा है, कलापी है, पाली है, बसंतुती, कलकट, वन प्रिय। वापस से देखिएगा, कोकिल, पिक, श्यामा, कलापी, पाली, बसंतुती, कलकट, वन प्रिय, ये कोयल के हैं। इस लेक्चर के अंदर हम वही शामिल कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना है, या फिर पिछले एग्जाम में पूछे गए, इसलिए यहां पर एर गैर कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर एरे गिरे सवाल ऐड नहीं कर गए। यहां पर सवाल वही ऐड किए गए हैं जो कि आने की प्रबल संभावना है। कबूतर के, कोयल के, ये पिछले एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए यहां पर ऐड किया है। रात्रि का भी पूछा गया है, और ऊंट का भी पूछा गया। अब देखिए रात्रि का निशा है, रंजनी, यामिनी, तमी और निशी। उसके अलावा विभावरी है, संध्या है, सरवरी है और रैन है। निशा, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, विभावरी, संध्या, सरवरी और रैन, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची शब्द है। अगला देखिए ऊंट के है भैया, ऊंट का क्रमेलक, कंटकासन, सुतूर, लंबोष्ठ, करव, मरुभूमिचर, मरुमित्र और सांडिया। तो ध्यान रखना, ये सभी ऊंट के पर्यायवाची शब्द हैं। उष्ट्र, कर्मेलक, कंटकासन, सुतूर, लंबोष्ठ, करव, मरुभूमि, मरुमित्र और साडिया, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कपोत है, कबूतर के, कोयल के, रात के और ऊंट के, ये चारों के चारों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर प्रश्न इनमें से बनता है और प्रश्न आता भी है भैया, ठीक है ना। और ये तो सब इच्छा के थे भाई, इच्छा, अभिप्सा, इसका एक कामना भी होता है, मनोरथ भी होता है, इसके अलावा चाह भी होता है, इसके अलावा इप्सा भी होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना आप, और ये हमने वहां देख लिया, ठीक है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला एक और पर्यायवाची शब्द का एक और प्रश्न। आज पर्यायवाची शब्द के प्रश्न ज्यादा लिए हैं, क्योंकि अक्सर इनसे प्रश्न आता है, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? तो देखिए वृक्ष तो है भाई, लेकिन अरण्य नहीं है। ये किसका है? ये जंगल का है। इसके अलावा कानन भी है, विपिन भी है, कांतार भी है। ध्यान रखना, रसाल इसके अंदर नहीं है। रसाल किसका है? आम का है भाई, रसाल आम का है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन पादप इसका है, किसका? वृक्ष का है। पहुप नहीं है। पहुप किसका है? पहुप आपके फूल का है भाई, पहुप आपके फूल का है। लेकिन तरु है, वृक्ष है, पादप है। लेकिन विटफ और दुरम दोनों के दोनों किसके हैं? वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना।
विटफ और द्रुम दोनों के दोनों आपके पेड़ व शब्द के क्या है, पर्यायवाची। अब देखिए वृक्ष के और भी है भैया, वृक्ष के और पेड़ बोला जाता है, पादप बोला जाता है, तरु है, विटफ है, दुम है, गाछ है, सरोरु है। उसके अलावा तो ये आपको पूरे ऊपर वाले, ठीक है ना, पेड़, पादप, तरु, विटफ, दुरम, गाछ और सरोरु, ठीक है ना, यहां पर ये है, ठीक है ना। उसके अलावा आप देख लीजिएगा वृक्ष है, पादप है, तरु है और विटफ है, द्रुम है, ये हो गए इसके। अब देखिए यहां पर दिन शब्द के और लिख रखे हैं, ठीक है ना, दिन शब्द के, दिन का दिवस है, वासर है, वार है और अन्न है। अब देखिए एक रसाल शब्द आ रखा था जो कि आम का है, तो आम के भी मैंने यहां पर ऐड कर दिए। आम के देखिए आम्र, रसाल, अमृत फल, सौरभ, सकार, पिक बंधु, अति सौरभ, मादक, च्योत और आपके फल श्रेष्ठ, ठीक है ना। एक बार वापस देख लीजिएगा, आम्र, रसाल, अमृत फल, सौरभ, सकार, पिक बंधु, अति सौरभ, मादक, च्योत और फल श्रेष्ठ, ये सभी आम के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देख लिया एक ऊपर आ रखा था, क्या आ रखा था, अरण्य शब्द आ रखा था, तो अरण्य आया, तो अब जंगल का भी हम देख लेते हैं। जंगल का एक तो वन होता है, एक अरण्य होता है, एक कानन होता है, एक विपिन होता है और एक कांतार, ठीक है ना। वन, अरण्य, कानन, विपिन और कांतार। अब एक पुरुष शब्द आ रखा था जो कि फूल का होता है। अब देखिए फूल, कुसुम, सुमन, प्रुसून, मंजरी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, फूल, कुसुम, सुमून, प्रुसून और मंजरी। तो देखिए वृक्ष है, दिन है, आम है और जंगल और फूल, 5 यहां याद कर लिए, 5 वहां याद कर लिए, 10 तो हमने यहीं इसी लेक्चर के अंदर याद कर लिए। इस हिसाब से अगर याद करते जाएंगे तो काफी कुछ आपको पर्यायवाची शब्द भी याद हो जाएंगे। चलते हैं आज के एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन पर, इसके क्वेश्चन का तो आंसर कल भी बताया था, और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पक्का ये आता है, किस वाक्य के अंदर निपात का प्रयोग हुआ है। निपात मैंने कल भी बताया था, निपात एक क्या है, अविकारी शब्द है भैया, अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। पहले तो यही जानकारी आपको पता होना चाहिए। अविकारी शब्द के अंदर लिंग है, वचन है, काल है, पुरुष है, इसके अनुसार क्या नहीं होता है, इसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होता है। अब ये है कौन कौन से, तो ध्यान रखना, भी, तो, तक, केवल, केवल और मात्र, ठीक है ना, और क्या है, ही, और कौन सा, भी, तो ये सभी आपके क्या है, निपात है। अब देखिए वो पटना गया था, मुझे आने तो दो, संवत वह आएगा, मैं कल आ सकता हूं। एक के अंदर ये तो प्रयोग हुआ है, दूसरे के अंदर ही प्रयुक्त हुआ है, तो लिख रखा है, और यही निपात। निपात में तो आप ये याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, और एक प्रश्न जरूर आता है इसका, और वो प्रश्न आपके सही हो जाएगा, ठीक है। और ये निपात का क्यों प्रयोग होता है, बल देने के अंदर, बल देने के लिए, वाक्य के अंदर बल देने के लिए, मुझे आने तो दो, ठीक है, इसलिए बल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, निपात का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये विलोम शब्द वाले प्रश्न आ गए। अब पर्यायवाची वाले शब्द देखे हमने, अब हम विलोम शब्द से भी देखते हैं, क्योंकि विलोम शब्द का भी प्रश्न अक्सर आता है। विलोम शब्द का आता है, और एक शब्द भी आता है, अनेकार्थ शब्द का भी आता है, पर्यायवाची का आता है, तो आपको सब देखने पड़ेंगे किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। मतलब एक ऐसा शब्द है जो कि विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। क्या रिजु का विक्रह, रिजु का वक्र होता है, एकदम सही है, रिजु का वक्र ही होता है। सघन का विरल होता है, हाँ भाई सघन का विरल होता है, ठीक है। संग्रह, परिग्रह दोनों का मतलब एक ही है, यहां पर संग्रह और परिग्रह दोनों का मतलब ही एक ही है। देखिए संग्रह और परिग्रह दोनों का मतलब ही एक ही है। देखिए संग्रह का आप कर सकते हैं वितरण, संग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, तो फिर फैलाने का क्या मतलब होगा, वितरण। लेकिन परिग्रह को आप कर सकते हो अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है। संग्रह और परिग्रह एक ही शब्द है, दोनों का ही मतलब होता है इकट्ठा करना या संग्रह करना, लेकिन संग्रह का विलोम शब्द होगा वितरण, परिग्रह का होगा अपरिग्रह, ठीक है। सम्मुख का विमुख है, एकदम सही है, लेकिन इस हिसाब से प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, संग्रह और परिग्रह गलत है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए एक अतिवृष्टि आता है, बार बार अतिवृष्टि आता है, अतिवृष्टि का अलवृष्टि भी सही है और अनावृष्टि भी सही है।
अतिवृष्टि का अलप वृष्टि भी सही है, अनावृष्टि भी सही है। आकर्षण का विकर्षण सही है, अनाकर्षण सही है, अपकर्षण सही है, तीनों शब्द सही है। आकर्षण का विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण, तीनों में से कोई भी आ जाए सही है। अनुराग का विराग होता है भाई, अनुराग का क्या होता है? विराग होता है। अनुनासिका निर्नासिक होता है, अनुनासिका निर्नासिक होता है। अनुरक्त का विरक्त होता है। ये सब इंपोर्टेंट लिखा रखे हैं, एक भी ऐसा फालतू नहीं जाएगा भाई। इनमें से ये जितने भी लिखे हुए किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो देखिए, अतिवृष्टि का अलप वृष्टि, अनावृष्टि, आकर्षण का विकर्षण भी होता है। ज्यादातर आकर्षण विकर्षण ही पूछा जाता है, लेकिन अगर अनाकर्षण अपकर्षण आता है तो भी सही है। अनुराग का विराग होता है, अनुनासिक का निर्नासिक होता है और अनुरक्त का विरक्त होता है। ये सब पूछे हुए हैं भैया, ध्यान रखना आप सही ढंग से ही देखें इनको, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और पर्सन विलोम शब्द का, आज एक और पर्सन विलोम शब्द का, क्योंकि हमने 2 क्लास के अंदर पर्यायवाची और विलोम शब्द वगैरह कुछ भी नहीं देखे थे, ठीक है ना। अब आज वाली क्लास के अंदर यही आ रहे हैं पर्सन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से विलोम योग में है, और विलोम योग कौन सा सही है? विलोम योग एक सही है, ठीक है ना। अब देखिए, सामिस आमिष दोनों का एक ही मतलब है। इसका जो पर्याय विलोम शब्द होगा वो निरामिष होगा भाई, निरामिष, निरामिष, निरामिष है ना, निरामिष होगा, ठीक है। अभिज्ञा, अभिज्ञा एकदम ये भी अलग अलग एक ही है, तो इसका क्या होगा? दोनों का, इसका तो विज्ञ का क्या हो जाएगा? अज्ञ, और अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। मूड विमुख, मूड और विमूढ़ यह भी एक शब्द है भैया। मूड और विमूढ़ दोनों का क्या होने वाला है? बुद्धिमान, बुद्धिमान, ठीक है। और सुकर और दुष्कर ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सुकर और दुष्कर एकदम सही है। सुकर का दुष्कर होता है, विज्ञ का आप इस मूड का विज्ञ भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। एक ये भी लिख सकते हैं, मूड का विज्ञ भी हो सकता है, होता है भाई, मूड का विज्ञ भी होता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और विमूढ़ का बुद्धिमान, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, विज्ञ का अज्ञ, सामिस आमिष दोनों एक ही शब्द है, सामिस आमिष दोनों का निरामिष होगा, ठीक है। अब देखिए अलग अलग कुछ और दे रखे हैं यहां पर। देखिए, समास का व्यास होता है, सगुण का निर्गुण होता है, संकल्प का विकल्प होता है, संकीर्ण का विस्तृण होता है, संयोग का वियोग होता है। एक बार वापस देख लीजिएगा, समास का व्यास, सगुण का निर्गुण, संकल्प का विकल्प, संकीर्ण का विस्तृण, संयोग का वियोग। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो मैंने यहां पर ऐड करवा दी थे। चलिए अगला क्वेश्चन एक और, जिसका भिन्नार्थक शब्द पूछ रहा है भाई। किस विकल्प में समस्रोत या भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, मतलब गलत है एक के अंदर। अब देखिए यहां पर, देखिए जो वरद लेकर का है, ये एक वरद है, यह यहां पर ही गलती हो रखी है, या फिर उल्टा फिल्टा हो रखा है भैया। यहां पर इसका मतलब था ये वाला और इसका मतलब था ये वाला, यही उल्टा फिल्टा है, और यही प्रश्न का आंसर सही था अपने, सही नहीं है, क्योंकि समूह शब्द इसका था और दंडल शब्द इसका आंसर था, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, वरद और एक था वृद्ध, तो इसका तो था दंडल और इसका था आपके समूह। यहां पर गलती हुई है। शोध और शोध, एक शोध का मतलब है सूजन, खोज, अनुसंधान या फिर तलाश, और दूसरे का मतलब है शुद्धि संस्कार या फिर शुद्ध करना या फिर शुद्धि संस्कार, ठीक है। इस व्यसन का मतलब तो है कपड़ा या फिर वस्त्र, और इस बड़े वाले व्यसन का मतलब है बुरी लत, बुरी लत। छोटे वाले का तो कपड़ा या फिर वस्त्र बोल सकते हो, बड़े वाला व्यसन का मतलब है बुरी लत, ठीक है। ऋत का मतलब है सही सच्चा, लेकिन ऋतु का मतलब है मौसम या फिर वर्ष का एक भाग, तो ये पता होना चाहिए। यहां पर गलती हुई है। सूजन, खोज, अनुसंधान या फिर तलाश भी बोल सकते हो। एक शोध का मतलब शुद्धि और संस्कार, वसन जो कि कपड़ा या वस्त्र बोल सकते हो। व्यसन का मतलब बुरी लत होता है, और ऋत का मतलब सही सच्चा सत्य, और ऋतु का मतलब मौसम या फिर वर्ष का एक भाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक ये प्रश्न और बताइए, आप बताइएगा परिच्छद
देखिए परिच्छद परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है। दो शब्द लिख रखे हैं, एक परिच्छद है, एक परिच्छेद है। तो देखिए इसका क्या मतलब होगा, क्या इसका आवरण या फिर अनुभाग होगा, क्या इसका काटना या फिर साज समान होगा, या फिर सीमा या फिर नौकर चाकर, या फिर अनुभाग या फिर आवरण, कौन सा सही होगा इसके अंदर। तो इसका सही होगा, एकदम सही है, आवरण और अनुभाग। ध्यान रखना परिच्छद, जो परिच्छद है ये एक तो परिच्छद है और दूसरा है परिच्छेद, परिच्छेद, ठीक है। अब देखिए एक का तो मतलब हो गया आवरण, इसका तो हो गया आवरण, और एक का हो जाएगा अनुभाग। तो ये पता होना चाहिए आपको, दोनों का दोनों, परिच्छद का मतलब आवरण है और परिच्छेद का मतलब अनुभाग है। चलते हैं, यह यहां तक ही थे। आज के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन थे सब इंपॉर्टेंट थे, आप जरूर इन क्लास को पूरी देखिएगा। मैंने वही क्लास के अंदर वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि या तो गत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं या फिर परीक्षा के अंदर जो भी आगे एग्जाम होने वाला है उन परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। और विशेष तौर से राजस्थान सब इंस्पेक्टर के अंदर हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आप हिंदी को बढ़िया तैयारी से ही परीक्षा देने जाएं, क्योंकि हिंदी का पेपर जिसका बढ़िया होगा वही इस पेपर में ऐसा ही बनने वाला है। ये भी आप एक गांठ बांध ले, क्योंकि दूसरा पेपर सबके एवरेज ही रहने वाला है, उसके अंदर सिलेबस बहुत बड़ा है, इसके अंदर सिलेबस थोड़ा लिमिट है भाई। एक ही टॉपिक पढ़ना है, हिंदी की एक ही किताब है, उसका ही सिलेबस कवर करना है, तो फिर आप आसानी से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन लगातार प्रैक्टिस से ही किया जा सकता है, लगातार मेहनत से ही किया जा सकता है। आप लगातार आप खुद मेहनत कीजिएगा और हमारे साथ भी जितना हो सके हम भी आपको जो जो चीजें उपलब्ध करा रहे हैं आप जरूर देखिएगा और साथ साथ में अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन जो कि आने वाली परीक्षा के अंदर आपको जरूर मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपनी तैयारी करते रहें लगातार, और मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद आपका।